नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वर्तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से काफी जबरदस्त मोड़ पे जाती हुई दिखाई दे रही है और बिहार की सियासत के खेल में इस बार दिल्ली की सत्ता की साख और सत्ता की स्थिरता भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। इस बात का साफ मैसेज भी आने लगा कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता नीतीश कुमार को मना करके बिहार में रखने के लिए, उनको साथ रखने के लिए किसी भी हद तक झुकने के लिए तैयार है। कहा एक समय में नरेंद्र मोदी की सत्ता अपने तमाम एजेंडे को लेकर के अभी इसी वक्त इसी सत्र में ये सोच रही थी, ऐसी सोचती थी, लेकिन अब पेंडिंग में कामों को डालने का काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। क्या उस पेंडिंग में डाले जाने से, क्या लंबित रखे जाने से सत्र दर सत्र नरेंद्र मोदी सरकार का ड्रीम एजेंडा आगे बढ़ाए जाने से क्या बिहार में नीतीश कुमार मान जाएंगे? लगता तो नहीं है। लगता इसलिए भी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र की चुनाव के परिणामों ने नीतीश कुमार को एक ना शिंदे की राजनीतिक हस्त्र, उस तरह की राजनीतिक हस्त्र न बिहार में देखना पड़े नीतीश कुमार को। इस बात के लिए नीतीश कुमार की तरफ से जो बिसात बिछाई जा रही है बिहार के भीतर, वह बिसात दरअसल नीतीश कुमार अकेले नहीं बिछा रहे हैं, वो बिसात इंडिया गठबंधन भी बिछा रहा है। और उस बिसात के भीतर नीतीश नाम केवलम ये बिहार के सियासत के भीतर चलता रहेगा, इस बात पर राष्ट्रीय जनता दल भी कहीं ना कहीं अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिलहाल विकल्प नीतीश कुमार ही बिहार के भीतर है और इसी चेहरे के आसरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में एनडीए को मात दी जा सकती है। तो फिर हालात जब ऐसे बनते हुए दिखे और उन हालातों के अंदर खाने प्लेटफॉर्म जब तैयार हो जाए, तो फिर उस तैयार प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, जरा इस बात को आप समझिए कि विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव को इशारा करते हैं, विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव उसके बाद सदन के बाहर निकल करके जिस आक्रामकता का परिचय देते हैं ना, उस आक्रामकता के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्टनेस, मुलायमियत, नीतीश कुमार के लिए यह कहना कि अभी भी समय है वो सही रास्ते पे लौट जाएं, जिन लोगों के साथ हैं उनके एजेंडों का विरोध करें, ये सारी बातें तेजस्वी यादव की भाषणों के जरिए आ रही है। आखिर क्या है? आखिर ये इशारे कैसे शुरू हो गए? आखिर भाई समान दोस्त का बेटा, यह भी एक इशारा ही था जब नीतीश कुमार की पार्टी चिराग मॉडल से पीछे आई थी। लगातार आनंद मोहन पिता पुत्र के द्वारा चिराग मॉडल के नायक रहे चिराग पासवान के ऊपर सीधा राजनीतिक अटैक, इस सबसे बड़ा इशारा था कि नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान और उन हनुमान के ऊपर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के लोगों से उनके द्वारा निशाने पर लेने की जो कवायद की जा रही है, उस कवायद के पीछे कहीं ना कहीं चेहरा भले ही आनंद मोहन हो, चाहे चेहरा भले ही कोई और हो, लेकिन दरअसल स्क्रिप्ट तो कहीं और से तैयार की जा रही है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भीतर किसी की हैसियत ऐसी नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के स्क्रिप्ट को तैयार कर सके। जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार की इच्छा के उलट जाकर के स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, उनकी राजनीति अंधेरे में चली गई। चाहे आरसीपी सिंह का जिक्र कर ले, चाहे किसी और आप अन्य नाम का जिक्र कर ले, लेकिन सवाल है कि स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कोई छोड़ता कहां इस दौर में? आखिर जनता दल यूनाइटेड से आने वाले केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मतों को लेकर के क्या कुछ कह गए? वही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर क्या कुछ कहे संसद के भीतर, सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का सीधा सीधा समर्थन कर गए, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही ललन सिंह को समर्थन उस मुद्दे पर नहीं मिला। आपको ध्यान होगा आखिर हालात कई तरह से ये इशारा कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर, बिहार के भीतर संबंधों में सहजता नहीं है। अब आज जब संबंधों में सहजता की नहीं होती है ना, ठीक उसी समय गुलाम रसूल बलियाबी को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बनाने का पद भी जारी की जाती है। ठीक उसी समय में नरेंद्र मोदी सत्ता को इस तरह की भनक होती है कि एक तरफ महाराष्ट्र की परिस्थितियों के भीतर एकनाथ शिंदे की नाराजगी, तो दूसरी तरफ बिहार की परिस्थितियों में नीतीश कुमार का सेकुलर एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ने की संभावना, ये दोनों बातें दोनों जगह पर सत्ता से रुखसती का फरमान न कहीं जारी करवा दे। इसके लिए फरमान पहले जारी करना जरूरी था। उन फरमान ये था कि अब वक्फ बोर्ड के मुद्दे के ऊपर जो जेपीसी बनी है उसका कार्यकाल अप्रैल तक बढ़ा दी जाए, बजट सत्र के आगे तक उसको बढ़ा दी जाए और फिर बजट सत्र में इस पे सोचा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दी जाए। कार्यकाल कमेटियों की बढ़ाई जाती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो मंशा इसके पीछे है, जिस समय बिल लाया गया था संसद के भीतर, उस समय तो कोई जेपीसी नहीं थी ना,
उस समय तो आनंद फानन में 20 कानून की तरह विवादास्पद हो तीन कृषि कानूनों की तरह पारित, इसको भी पारित कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब हो हल्ला मचा, जब चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के सहयोगी हैं केंद्र में, 16 सांसद उनके पास है लोकसभा के भीतर, और पहले जो कहा यह जा रहा था कि 2 बैसाखी नरेंद्र मोदी की है केंद्र के भीतर, एक बैसाखी बिहार के नीतीश कुमार की, एक बैसाखी आंध्र प्रदेश के नायडू की, अब नानी फैक्टर, अब नानी फैक्टर भी कहीं ना कहीं अब एक साथ आ गए। 7 सांसदों के साथ एक बैसाखी अब महाराष्ट्र के भीतर भी कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में गिव एंड टेक वाला, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देने वाला संबंध कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 7 सांसदों की दरकार है। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में तय हो गई है। और जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो वन साइडेड सपोर्ट, यह रिश्ता क्या कहलाता है और यह रिश्ता कितने लंबे समय तक चलेगा? क्या है, आपने कभी इस तरह के रिश्ते को चलते हुए देखा लंबे समय तक? बिल्कुल भी नहीं चलता है। जब ये लंबे समय तक इस तरह की रिश्ता राजनीति में नहीं चलता है तो फिर नीतीश कुमार को खिसकना तो मजबूरी है। जेपीसी की टीम जगदंबिका पाल के अध्यक्षता वाले जो जेपीसी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पटना पहुंचने वाली थी, ऐन मौके पर बैक टू द पवेलियन हो गई, नहीं आ सकी बिहार पटना। लेकिन इसके ठीक उलट कुछ विधेयक का विरोध करने वाले लोग भी पटना के भीतर लोकतांत्रिक अंदाज में, लोकतांत्रिक तरीके से एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा जलसा करने के लिए मंच भी दिया गया, जगह भी बिहार के प्रशासन ने मुहैया करवाया है। तो फिर इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो अपनी राजनीति में जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके पर अलग अलग समय में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म यानी अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन तीनों से दूरी बनाने के लिए जो राजनीति बिहार के भीतर करते रहे हैं, इन तीनों को अपने आसपास न भटकने देने का जो दावा नीतीश कुमार करते रहे हैं, क्या उस दावे को लेकर के अब जब कभी भी आप करप्शन को मुद्दा बनाना होता है ना आपको, तो फिर आप समझ लीजिए कि तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं। और जब कभी सांप्रदायिकता मुद्दा बनते हुए दिखे या फिर जनता दल यूनाइटेड के लोग उसे मुद्दा बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए दिखे, तो आप तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अभी तो असेंबली के भीतर इशारा किया गया और उस इशारे के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से तेजस्वी यादव करीब करीब 10-12 मिनट तक प्रेस वाइट देते रहे, तमाम सारी बातें नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ करते रहे। बिहार में उनके चेहरे सम्राट चौधरी की बखिया तक उधेड़ते रहे, सियासी तौर पर बखिया उधेड़ते रहे। लेकिन बिहार की राजनीति में बात घूम फिर करके एक ही जगह आ जाती है कि महाराष्ट्र के भीतर तो 6 खिलाड़ी आपको दिखाई देते हैं। 3 महायुति में, 3 महाविकास अघाड़ी में बिहार के भीतर 3 ही खिलाड़ी हैं और 3 में 2 जिधर हो जाएंगे बकौल अमित शाह। जो बात उन्होंने 2018 के दौरान कही थी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान, 3 में 2 पलरे जिधर होते हैं, 3 में 2 ताकते ही बिहार के भीतर जिस तरफ हो जाती है उसका पलरा भारी होता है और उसकी सरकार बिहार के भीतर बन जाती है। तो पलरा भारी करने की प्रक्रिया में अब बिहार के भीतर नीतीश कुमार एनडीए के पलरे को इतना ज्यादा भारी नहीं करना चाहते कि वो 240 से 272 के आंकड़े की दिशा में आगे बढ़ सके। फिर ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति एनडीए के भीतर एक एकनाथ शिंदे की तरह एक मार्जिनलाइज कहते हैं ना, पॉलिटिकल तौर पे उनका रह जाए, सीमित किए गए राजनीतिक चेहरे के तौर पे रह जाए। दरअसल अपनी ताकत का सिद्ध से एहसास कराते रहना, यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहीं ना कहीं इस सियासत को कैसे, इस राजनीति को कैसे देखा जाएगा? इस राजनीति को बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी जब लालू यादव के उत्कर्ष के दौर में कमजोर थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को स्वीकार किया था। जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर यूपीए बनाम लेफ्ट की स्थिति जब हुई थी, करार बनाम जब करात की स्थिति हुई, मतलब परमाणु करार की जो उस समय में जब इस तरह की बात हुई थी, एडी बर्धन ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय फलक पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कोई भूमिका आगामी समय में हो सकती है, इस तरह की बात को लेकर के संकेतों में, मैसेजों में बहुत कुछ कह दिया था। उनको भी इस बात का एहसास था। लालू प्रसाद यादव को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की ताकत का एहसास करा दिया उसके नतीजों ने, और भारतीय जनता पार्टी को भी 15 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार की ताकत का एहसास करवा दिया था। आखिर ताकत के एहसास के दौर में जब सियासी राजनीतिक मूल को खत्म होती है, राजनीतिक मूल जब खत्म होती है तो उसके क्षरण के दौर में, उत्तर विचारधारा काल के दौरान, पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा में जब आइडियोलॉजिकल बात करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टी को अगर साइड कर दे तो विचारधारा के आधार पर कोई गठबंधन कभी करता नहीं है। अपनी सुविधा के अनुकूल, अपने सुविधा के आधार पर, अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक
सर्वाइवल के रूप में, सत्ता के खेल में बने रहने की संभावना के लिहाज से लोग राजनीति करते हैं और गठजोड़ करते हैं। सिंधे वो राजनीति नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि 77 की लहर में भी वो हार गए थे, जनता लहर में, प्रचंड लहर में वो हार गए थे, 80 में भी वो हार गए थे। लेकिन एक बार जब 1985 जब उनका जीत का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो फिर नए परिसीमन के भीतर 2007 के बाद की परिस्थितियों के भीतर नीतीश कुमार ने भले ही 2004 के बाद के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सीधे जनता के बीच चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन चुनाव लड़ने और राजनीतिक नब्ज को समझने की कला में उनके अंदर कोई कमी नहीं है। बाकी विचारधारा के आधार पर जो कोई भी उनका आलोचना करे, ये बात कहीं ना कहीं तय है कि नीतीश कुमार की राजनीति में विचारधारा जैसी चीजें सुविधा के लिए, वो केवल अपनी सुविधा के लिए होती है कि क्योंकि जब कभी भी जिसका साथ छोड़ना हो, जिसका साथ पकड़ना हो, उस हिसाब से वो नैरेटिव सेट कर लेते। उस मामले में आलोचना के स्तर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उच्चतम स्तर पर रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि बात पॉलिटिकल सर्वाइवल और तमाम अलग अलग मुद्दे पर अगर आती हो, तो फिर आखिर राजनीति में कैसे बने रहना है। सत्ता के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी, संख्या कम हो या ज्यादा हो, इन परिस्थितियों के भीतर बड़े चेहरा बने कैसे रहना है। तो दोनों ही खेलों के भीतर, अलग अलग खेमों के भीतर, दोनों खेम जो है बीजेपी और आरजेडी, इन दोनों के भीतर कैसे संतुलन बनाना है, इस बीच कैसे, मतलब 2 बैसाखी के भीतर 3 बैसाखी पर आकर के अगर टीका हो, टेम्पो में जैसे होते ना, ऑटो रिक्शा के भीतर, ई रिक्शा के भीतर 3 चक्का, उन 3 चक्का वाले ऑटो रिक्शा के तीनों चक्के, चाहे आंध्र प्रदेश वाले पहिए हो, चाहे पटना वाले नीतीश कुमार के पहिए हो, या मुंबई वाले एकनाथ शिंदे की नई पहिए हो, इन तीनों पहियों के बीच केंद्र सरकार रिवॉल्विंग की स्थिति में भी कहीं ना कहीं कौन सा चक्का सबसे पहले रिवॉल्व करता है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं बाकी दोनों पहियों को नीतीश कुमार की तरफ कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। और तीनों चक्कों के ऊपर जो फिलहाल का जो सत्ता का, जो केंद्र का सत्ता का जो ऑटो खड़ा है, टेम्पो खड़ा है ना, उस ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मिजाज के टेम्पो को, ऑटो रिक्शा को समझना पड़ेगा। तभी जेपीसी वाला बिल को, उस कमेटी का कार्यकाल जो है उसको अप्रैल तक के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या ऐसे में नरेंद्र मोदी सत्ता के कार्यकाल बढ़ पाएगा क्या? देखते रहिए, अभी इंतजार कीजिए। पाटलिपुत्र से लेकर के महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर के आंध्र प्रदेश तक बहुत कुछ खेल होना बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।